नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी बम्बार्डिंग एंड माइंड ब्लोइंग। भारत हथियारों के मामले में बहुत आगे चल रहा है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और इस चीज से सबसे ज्यादा मिर्ची सिर्फ दो देशों को लग रही है। एक देश की तो रोजी रोटी है, अदृश्य राज्य है जो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, दो देशों में वॉर करा देता है, दोनों देशों को हथियार बेचता है। मेरे ख्याल से मुझे उस देश का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। और एक हमारे पड़ोस में है, नॉर्थ में बैठा हुआ है, जो धमकी देता है कि ब्रह्मपुत्रा को ये कर दूंगा, अरुणाचल को कब्जा कर दूंगा। सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज, एंड मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर, वाइस चेयरमैन एट स्ट्राइव। अ वेरी वार्म वेलकम सर टू बोथ ऑफ यू। Thank you. जी सर, I'll start with you, Dushyant sir. We are looking at military industrial corridor across भारत। जी सर। देखिए, जहाँ तक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात है, ये इनिशिएटिव तकरीबन 7-8 साल पहले शुरू किया गया। शुरू में इसमें ज़रूर थोड़ा-सा अड़चनें आई हैं, चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि ये एकदम ऐसी जगह पे बनाए गए जहाँ पर तकरीबन कुछ भी नहीं था। जैसे चित्रकूट हो गया, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, जैसे चित्रकूट हो गया। हालाँकि अलीगढ़ वगैरह में था कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट बाई एंड लार्ज जो बड़े इंडस्ट्रीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं थी। झांसी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, और आगरा, कानपुर, लखनऊ अपने आप में देवर ओके, दे हैड द ओल्ड इंडस्ट्रीज गोइंग देयर। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम वाज दैट ये सारे जो थे दिल्ली से दूर थे, या फिर एग्जिस्टिंग जो हब्स हैं, जैसे बैंगलोर हो गया, जैसे मुंबई हो गया, जैसे चेन्नई हो गया। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स हैं, पुणे हो गया, यहाँ पर पहले से ही इतना ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था कि बिग प्लेयर्स जैसे टाटा हो गए, या फिर महिंद्रा हो गए, अडानी हो गए, इन लोगों को वहाँ से लिफ्ट करके नई जगह पे लाना एक घाटे का सौदा दिख रहा था। आप समझ रही हैं? अब आपके पास फुल फ्लेजेड एक एचएएल की, सॉरी, एरोनॉटिक्स की एक लाइनअप मशीनरी लगी हुई है इन नासिक। अब नासिक से, एचएएल की नासिक से उठा करके यहाँ लाना, इट वुड बी, या फिर एक नई क्रिएट करना विदाउट द बिजनेस। तो हर चीज को बिजनेस के नजरिए से अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को गवर्नमेंट ने धीरे धीरे दूर किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लैंड, भारत में एक चीज जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, जमीन। और जैसे ही जमीन ऑफर हुई, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने पहले तो जमीन में इन्वेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो भारत ने लिया, या यूपी गवर्नमेंट ने लिया, या तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लिया, वो था कि एमओयू साइन करने शुरू कर दिए। हालांकि एमओयू खाली एक कागज का टुकड़ा होता है। एमओयू का मतलब होता है कि हमारे और आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम आपके यहाँ पर कुछ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, थोड़ा बहुत जिक्र होता है इन एमओयूज में। देयर इज राइट बिट ऑफ मेंशन इन दैट, बट आफ्टर दैट, to physically start the thing, you require a lot of infrastructure. So then the government went in for a concerted effort to give infrastructure to these places. वो कैसे? 4 लेन 8 लेन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं हर जगह। चाहे आप चित्रकूट ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, झांसी ले लीजिए, एंड सिमिलरली इन तमिलनाडु ऑल्सो, तमिलनाडु जो कॉरिडोर है उसमें। तो पहली चीज जो की गई, दैट वाज द एक्सप्रेसवेज वर मेड, सो देयरफॉर people can reach from Delhi or bigger cities और लखनऊ फास्टर, क्विकर। देन व्हाट दे डिड वाज, यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप इन्होंने किया है, क्लोज बाई रनवेज यानी एयरफील्ड भी बनानी शुरू करी हैं, ताकि यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रैफिक भी शुरू हो। उससे क्या होता है, अब देखिए यूपी में इस समय, मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट बन चुका है। अब वहाँ ट्रैफिक अभी नहीं है, बट टैक्सीज तो शुरू हो ही सकती हैं, टैक्सीज इस तरह के माध्यम शुरू हो सकते हैं। और जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज अगर वहाँ आएंगे, तो हो सकता है कि वो अपना चार्टर प्लेन्स वगैरह शुरू करें। तो एक दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण शुरू किया है। दूसरा, आप देखिए, जेवर को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है। अब किसी को दिल्ली आईजीयू से उतर के उसको 3 घंटा तो उसको नोएडा पार करने में लग जाता है, अली आगरा कब पहुंचेगा? नाउ इफ यू हैव सम वर्क, let's say in Agra, Aligarh, from Jewar, Aligarh is 20 minutes drive.
आगरा इज अबाउट 1 hour 1.5 hours ड्राइव। चित्रकूट थोड़ा लंबा है, एयर टैक्सी पकड़ के चित्रकूट चला जाएगा। चैलेंजेस हैं, बट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी ध्यान दिया है। दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो है कि इन इन सभी जगहों में कैप्टिव वाटर, सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये सारी चीजें दे दी गई हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जब मैं वहां एस्टेब्लिश करने आ रहा हूं, तो मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि भाई बिजली कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगा, बिकॉज इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ये सबसे बड़ी चीज होती है। नेक्स्ट जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, चाहे वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन्होंने अपने अपने लेवल पे एक सिंपोजियम्स और एग्जीबिशंस या डिफेंस कॉरिडोर से रिलेटेड बड़े बड़े एग्जीबिशन शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में किया है, उसी तरह से बैंगलोर में कर रहे हैं, उसी तरह से चेन्नई में हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि स्टार्टअप से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनीज, वो दे आर ऑल्सो कमिंग टू दीज प्लेसेस एंड सीइंग दीज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट देयर इज अ पब्लिसिटी, विजुअल इन्वेस्टर समिट्स शुरू कर दिए हैं, देयर इज अ विजुअल इम्पैक्ट ऑल्सो बीइंग डन। एंड फाइनली गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग बिग प्लेयर्स। अब जैसे ब्रह्मोस का जो पूरा का पूरा न्यू जनरेशन ब्रह्मोस जो बन रही है, जो मार्क 2 बोल लीजिए या उसको एनजीई बोल लीजिए, दैट इज गोइंग टू हैव एन 800 किलोमीटर रेंज, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। उसका जो क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो होगी, वो होगी लखनऊ में। तो यूपी तो बिल्कुल ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है उस हिसाब से। तमिलनाडु ऑलरेडी बहुत आगे है यूपी से। इस समय टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो 17,000 करोड़ दोनों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मिला करके है, जिसमें से स्पेसिफिकली 3,600 करोड़ के करीब तमिलनाडु में है और 2,600 या 300 के करीब यूपी में इन्वेस्टमेंट इस साल ही हुआ है। कहने का मतलब है कि ये बड़ी जल्दी से बढ़ रहा है। और इसका जो ड्राइवर है वो एक्सपोर्ट टारगेट्स है हमारे। हमने ये टैग किया है कि 35,000 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट टारगेट होगा। वी विल बिकम एन एक्सपोर्टिंग कंट्री रादर देन अ इंपोर्टिंग कंट्री, वो हो गया। तीसरा जो 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 नेक्स्ट चीज जो हम ये लोग कर रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर के बनिस्पत, वो ये है कि अब हम नए डिफेंस कॉरिडोर खोलने की बात कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, बिहार, गुवाहाटी, ये अब नए इनके ऊपर काफी काम हो चुका है और आप जल्दी ही देखेंगे कि इनमें ये अनाउंस हो जाएगा। बिहार में होगा, गुवाहाटी में होगा, नासिक में बात की जा रही है करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर। तो नासिक का हब पुणे हो जाएगा, पुणे से लोग नासिक और दूसरी जगहों पे शिफ्ट होना शुरू होंगे। करीबन 20 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र की इस पूरे प्लान में आ रही हैं। तो अगर आप ये सब चीजें देखेंगे अपने आप को एक पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में, तो वो आप देखेंगे कि वी आर गोइंग टू एक्चुअली एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली आवर डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि नॉट ओनली इट विल बी अ गेम चेंजर, पॉसिबली इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ एनिमीज एज फार एज वी आर कंसर्न। क्योंकि लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम इसको इस तरह से एक्सपैंड कर पाए। हमारे हमारे रास्ते में अड़चने आएंगी, देयर बी रोड ब्लॉक्स एंड दोज रोड ब्लॉक्स वी हैव टू टैकल। देयर आर अदर इश्यूज बट आई विल लीव दैट टू जान चतुर्वेदी। जैसे रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस वो कर रखी हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, मेक वन मेक टू वाली जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं। सो आई विल स्टॉप हियर एंड गिव द अपॉर्चुनिटी टू जान चतुर्वेदी टू एड ऑन टू व्हाटएवर आई हैव सेड, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, जी सर, ये बड़ा एक्साइटिंग है, गुवाहाटी और जो बिहार की बात कर रहे हैं। सो यू सेड तमिलनाडु एंड यूपी आर द करंटली इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हब्स। तो हर कॉरिडोर का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होता होगा। आई एम श्योर दे आर नॉट गोइंग टू रेप्लिकेट ईच अदर, राइट? यस। चतुर्वेदी सर, प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट। एक्चुअली जो यूपी कॉरिडोर है उसमें आपने जैसे नक्शा दिखाया कि 6 नोड हैं एंड 6 नोड की उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जैसे कि दुष्यंत जी ने बताया कि वो लखनऊ में ब्रह्मोस, एंड बेसिकली जो लखनऊ में हो रहा है वो मिसाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही चीज़ों के लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप देखिए कानपुर में
अडानी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट काफी कर दिया है कि एमिनेशन ने, क्योंकि वहां पहले भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, तो वहां से उनकी एक बैकबोन लेकर के शुरू कर दिया है। जो तीसरी चीज जो है, जो आगरा में, ये आगरा वाज ऑलवेज अ लेदर का हब था, तो लेदर का लॉट ऑफ जूते बनाने हैं, बाकी चीजें जरूरत होती है डिफेंस के, जो कि हम लोग को बाहर से लानी पड़ती थी, तो वो और इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली हब है। एक टाइम में यूपी हब में, जो यूपी के जो हब थे उसमें अलीगढ़ का बड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि लैंड एक्विजिशन पूरा हो चुका, करीब 96% हो गया यूपी में, लेकिन द फैक्ट इज कि सडनली अलीगढ़ धीमा होने लगा है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वहां पे अगर हुई तो वो बहुत मुफीद होगी, क्योंकि एक और चीज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो और मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग की कैपेसिटी। आप देखिए कि यूपी में जैसे कानपुर में आईआईटी है जिसकी वजह से कानपुर को और लखनऊ को दोनों को बड़ा फायदा हो रहा है। इसी तरीके से आगरा में दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके और भी दिल्ली नजदीक है। तो जो ये कैपेसिटी बिल्डिंग होती है जिसमें कि आपको सुपरवाइजिंग स्टाफ भी चाहिए, स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए, तो वो एक जो शुरू हो रहा है, वो जैसे झांसी में भी है इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो ये चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं। तो ये धीमे धीमे करके यूपी कॉरिडोर इज नाउ पिकिंग अप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर होने वाला है। इनफैक्ट वो लोग तो ये कह रहे हैं कि नवंबर 25 तक करीब 105 इंडस्ट्रीज यूपी कॉरिडोर में स्टैब्लिश पूरी तरह हो जाएंगी। एंड इसमें एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जैसे कि हमारा चित्रकूट है, चित्रकूट में उनके आसपास क्योंकि जंगल का एरिया भी है, तो वो हर्बल मेडिसिन, तो इसका मतलब एक जो एक कहा जाए कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यूपी का हो रहा है। नाउ लेट्स कंपेयर इट विद तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5 नोड हैं। 5 नोड में से एक है चेन्नई, दूसरा है कोयम्बटूर, थर्ड इज ट्रिचरापल्ली, चौथा होसूर एंड पांचवा उनका जो है सलेम। अब इन पांचों की अगर आप अगर गौर करो तो ये पांचों की एक अपनी अपनी स्पेशलिटी है। चेन्नई इज अ ग्रेट हब फॉर आईटी एज वेल एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सालेम इज फॉर फैब्रिक एंड टेक्सटाइल्स। तो इस तरह से जो ये चीजें हो रही है, और वहां पे उन्होंने भी इनफैक्ट जो कल मैं कुछ डेटा देख रहा था, तो सडनली जो नेट पे था वो कह रहे हैं कि वहां से 53 इंडस्ट्रीज आ रही हैं टोटल इन 5 नोड पे। लेकिन आज सुबह मैंने एक ऐड देखा तमिलनाडु गवर्नमेंट का, इट सेज कि वहां पे 79 इंडस्ट्री हो गई हैं, जो 79 इंडस्ट्री पार्टिसिपेटिंग है, और वहां पे एयरक्राफ्ट के ऊपर काम हो रहा है, आपके जो मैकेनाइज्ड व्हीकल्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। तो इसमें बहुत सी चीजें, सबमरीन्स पे काम हो रहा है क्योंकि नेवी वहां नजदीक है। तो इन सब चीजों के चलते हुए, और ये नेवी के ऊपर इंडिया ओवरऑल अगर आप देखें, हमारा जो इंडिजिनाइजेशन का प्रोग्राम, उसमें पहले हम लोगों ने जो SSBN बनाए, अभी उसके बाद हमारा जो है, उसके बाद अटैक सबमरीन की बात होने लगी है, एटॉमिक एनर्जी बेस्ड जो न्यूक्लियर सबमरीन्स, एंड उसके लिए मिसाइल्स जो हैं, ये सब चीजें जो हो रही हैं, तो इसकी वजह से कि तमिलनाडु नोड भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ना जो दुष्यंत जी ने बिहार और गुवाहाटी का बोला और महाराष्ट्र का बोला, ये तीनों नोड जब ये बन जाएंगे, देन हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि स्पेशली महाराष्ट्र, आई एम वेरी होपफुल कि महाराष्ट्र में जब हो गया तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को आपके बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो नासिक में HAL का प्लांट्स हो या जो पुणे में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के प्लांट हो। देखिए कि जो अमेरिका से आपके यहाँ जो FMS रूट पे आता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वहाँ सारा कुछ प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, एंड उसमें एक बड़ा सिंपल सा बोलते हैं कि जो उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम है, टेक इट और लीव इट। ना जो अमेरिका के सिस्टम्स हैं, विल दे बी वैलिड फॉर जियोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हमारे लिए। तो जो हमारा जो इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम है, वो इस टाइम में भी हो जाता है। तो हम लोगों को अपने सिस्टम्स पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। इट में टेक टाइम, एंड ये पोस्ट सिंदूर
जिसमें कि आपने देखा है कि हमारे सिस्टम्स एज कंपेयर टू जो बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं उनमें यूज हो रहे हैं, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे थाड हो, चाहे वो S-400 हो रशियंस का, दे आर नॉट एज सक्सेसफुल एज जो हम लोगों ने सिंदूर में कर दिया पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान इज नो पुश ओवर। पाकिस्तान आर्मी को आप ऐसा हम नहीं मान सकते कि वो दे आर लाइक जॉर्डेनियन आर्मी और समथिंग, नहीं, सॉरी, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी के अगेंस्ट ही हमने कर लिया है। इसमें आपने देखा कि चाइनीज इक्विपमेंट की जो है क्रेडिबिलिटी क्वाइट इट गॉट अ नॉकिंग। तो इस सब के चलते एक दो चीजें निकल के आई हैं बहुत क्लियरली कि एक हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम लोगों ने इनोवेशंस किए दे आर वेरी सक्सेसफुल, एंड इसका मतलब हमें इंडिजिनियस इंडस्ट्री में और जोर देने की जरूरत है। और जो गैप्स हैं, क्रिटिकल गैप्स हैं, जैसे कि गैस टरबाइन इंजन है या एरो इंजन है, इन पे काम करने की बहुत जरूरत है। दूसरा एरिया जो हम लोगों को बहुत करने की जरूरत है कि जो अब आपके जो रास्ता है वो मुश्किल होती जाएगी। एंड उसमें कैसे होगा? जैसे कि आपको याद होगा कि 80 के दशक में, 80 और 90 के दशक में अमेरिका ने आपका प्रोग्राम जो था एरो इंजन का वो पुश कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपको G404 दे देंगे, आप कावेरी पे क्यों काम कर रहे हो? कावेरी प्रोग्राम एक टाइम पे बंद हो गया। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दे विल ट्राई टू big industries, Americans and Russians and all those, they will try to इस तरह से कोशिश करेंगे कि आपकी कुशा जो है वो प्रोग्राम ना चले क्योंकि हम आपको S-500 दे देंगे। तो इस तरह की बातें होंगी। हम लोगों को बड़ा फोकस्ड रह के काम करने की जरूरत है। और इसमें जो अभी जो इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ और इम्प्रूव होने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग प्रोएक्टिव रिसर्च कर सके जी फ्यूचरिस्टिक के आगे के रिक्वायरमेंट पे। दूसरा जी तो और फंड्स की जरूरत पड़ेगी। एक जो दूसरी चीज जो हमको बहुत करने की जरूरत है इसमें वो ये है कि हमारे जो इक्विपमेंट की टेस्टिंग है वो पूरी की तरह हमारे यहाँ होनी चाहिए। तीसरी चीज जो हमें बहुत जरूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारा इवॉल्व होना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं वो ऐसा नहीं हो कि क्वालिटी उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज हो सके। एंड चौथा, एक जैसे रोजोबोरॉन है रशिया की, इस तरह की एक एक्सपोर्ट डेडिकेटेड एजेंसी हो कि जो हमारा एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। सो दीज आर माय इनिशियल रिमार्क्स, बाकी हम लोग फिर आगे बात करेंगे। जी दुष्यंत सर, एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे चेन्नई की जब हम बात करते हैं तो एवरी एरिया स्पेशलाइज, जैसा भी आपने बताया यूपी के बारे में, जब हम बात करते हैं चेन्नई के तो यहाँ पे मेजर हैवी इंडस्ट्रीज, डिफेंस शिपयार्ड्स, मतलब अगर मैं बात करूँ एयरफोर्स और नेवी की तो मेजर वर्क कम्स इन तमिलनाडु। बात करती हूँ आर्मी की तो दैट कम्स इन उत्तर प्रदेश। मतलब मैं बहुत मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ एंड लिटिल जर्नलाइज्ड ऑल्सो। सेलम की बात करें तो सेलम में एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। देन अकॉर्डिंगली तिरुचिल्लापल्ली में भेल का है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, फैब्रिकेशन एंड जनरल इंजीनियरिंग है। सिमिलरली इन कोयम्बटूर L&T मिसाइल्स, एरोस्पेस डिविजन्स, देन सबमरीन्स, द होसूर में मेजर इंडस्ट्रीज, एयर वर्क्स, अशोक ऑटो लीलैंड, ताल। जी ऑटो होसूर इज ऑटो। जी जी सर, ऑटो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर, आई ओके सर, प्लीज कंटिन्यू सर। जी No, I didn't get your question. What do you want to ask? Because you went off air. डेडिकेटेड जैसे डेडिकेटेड या तमिलनाडु जैसे यूपी डेडिकेटेड है हर दो, उस तरह वहां पे भी डेडिकेटेड है, वो उसके बारे में दे वांटेड सर, शी हाँ, वांटेड ये जो कि देखिए डेडिकेशन के कई रीजंस होते हैं। एक पहला रीजन जो होता है डेडिकेशन करने का कि दिस पर्टिकुलर नोड विल लुक आफ्टर ABCD, यानी कि सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए या फिर न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज ले लीजिए। उसके दो तीन कारण होते हैं हाउ व्हाई यू वांट टू नॉमिनेट अ पर्टिकुलर प्लेस with a particular sector. I won't say that it will be only one technology, but a group of technologies will be grouped there. So first thing is the existing infrastructure there around those nodes, which means कि वहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी अवेलेबल है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, स्किल्स के लिए। जो एम्प्लॉय करेंगे वहाँ पे लोग तो आ सकते हैं।
So what happens is that there'll be a local employment generation also with that. People will have more options to लुक फॉर जॉब्स, समझ रहे हैं आप? सो अगर मान लीजिए जैसे कि अब हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं साउथ में, जहाँ का आपने जिक्र किया, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो क्या बोलते हैं ये टुटिकोरिन, बहुत सारे वहाँ पे पोर्ट्स रिलेटेड है, कोचीन शिपयार्ड है, तो कई सारी चीजें हैं वहाँ पे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं विद इन द डिस्टेंस ऑफ 300-400 किलोमीटर में। इतना लोग मूव करने के लिए तैयार होते हैं। सो एक कारण होता है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड दोज नोड्स। उनको खाली वो करना है, डाइवर्सिफाई और दूर करना है। अभी क्या हो रहा है कि व्हाई दे वांट टू स्प्रेड इट आउट इज कि अगर एक ही जगह सारी इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट करती हैं तो वहाँ का क्लाइमेट खराब होती है, पोल्यूशन होता है। अब इसी को अगर हम थोड़ा स्प्रेड आउट कर देंगे, पब्लिक भी वहां से बाहर जाएगी, तो पब्लिक बाहर जाएगी तो थोड़ा डीकंजेशन होगा उस बड़ी सिटी का। तो ये कई सारी चीजों को ध्यान में रख करके इनको बनाया गया है। नेक्स्ट चीज जो हम डेडिकेशन में विचार करते हैं वो ये होता है कि भाई टैलेंट पूल जो है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, वो कहाँ पर है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है इन सब चीजों के लिए वो ये है कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हालांकि हम बोलते हैं डिफेंस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नॉट आवर एम, आवर एम इज टू गेट द कैपेबिलिटी, आवर एम इज टू गेट द इक्विपमेंट। बट विली नीली गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि भाई हमको अपने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, तो वो भी एक मुद्दा होता है। चित्रकूट जैसे उसी का एक एग्जाम्पल है, दूर है, थोड़ा रिमोट है, लेकिन वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ज्यादा है, तो अब उसके आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके एक चैलेंजेस भी हैं कि वहाँ उतनी स्किल्स नहीं है अवेलेबल, तो उनको पहले स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर दे विल हैव टू कम्पीट विद अदर्स। तो हर एक चीज के अपने चैलेंजेस हैं। आई थिंक दोज विल बी डेल्ट बाय द नोड्स विच आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन चित्रकूट। किसी के पास पैसे ज्यादा नहीं है, वो चित्रकूट में इन्वेस्ट कर देगा, थोड़ा अपना कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह पे ज्यादा खर्च करेगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स एट द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट चीज जो है, आपने ये देखा होगा कि इंडिया का अगर कोई यूक्रेन है, ईस्टर्न यूक्रेन अगर इंडिया का कोई है तो साउथ इंडिया है। अब ईस्टर्न यूक्रेन पे इतनी लड़ाई क्यों हो रही है आपको पता है? डिनेप्रो रिवर के उस तरफ वेस्ट में यूक्रेन खाली है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो डिनेप्रो रिवर और रशिया का जो एग्जिस्टिंग बॉर्डर है उसमें है। चाहे कीव ले लो, ये पोर्ट हो गया, अभी मुझे जल्दी जल्दी वो याद नहीं आ रहा है, उड़ीसा पोर्ट हो गया, उड़ीसा पोर्ट हो गया, ये सारा का सारा जो इनका मारियापोल, ये कई सारी जगह ऐसी हैं, ये इनका मैन्युफैक्चरिंग हब था जिसको कि रशिया नहीं जाने देना चाहता था यूक्रेन के पास, तो उन्होंने पहले कैप्चर कर लिया इसको। अब जो अगर यूक्रेन को मिलेगा भी तो खाली वो खेत और खलिहान मिलेंगे जो उस तरफ है डिनेप्रो रिवर के। आप समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी चाहता था कि भाई खाली साउथ इंडिया ही ना वो बन जाए मैन्युफैक्चरिंग हब, तो इसलिए वो एक्सपैंड कर रहा है। यूपी में नेक्स्ट स्टेप होगा गुवाहाटी, थर्ड स्टेप में बिहार, फोर्थ स्टेप में नासिक दोबारा वापस आएंगे। तो एक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वो चौथा रीजन होता है कि इनको एक्सपैंड किया जा रहा है। तो जहां पर टैलेंट नहीं है, जहां पे इनबिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां थोड़ा तकलीफ होगी, दिक्कतें होंगी हमको, बट अल्टीमेटली वी विल हैव टू नॉमिनेट। अच्छा, ग्रुपिंग का एक और कारण होता है कि ज्यादा फिर हमको टैलेंट वहां पे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उसी रिक्वायरमेंट को ही उतने ही लोगों को हमको स्किल डेवलपमेंट कराना पड़ेगा, तो कैपेसिटी बिल्डिंग में खर्च थोड़ा कम होगा। अगर वहीं पे सारी इंडस्ट्री आ गई तो सब लोग अपना थोड़ा अपना स्किल ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और ट्रेनिंग करने वाले कम होंगे। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रख करके ये बनाए जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको, ये तो एक कही कहाई बात है कि बिना पॉलिटिक्स के कुछ नहीं होता है। सो अगर बिहार में कुछ कर रहे हैं तो आपको पता है बिहार में क्यों कर रहे हैं। शायद आपका ये जो वीडियो है वो बहुत वायरल हो जाए बिहार में,
क्योंकि अब बिहार के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बट मैंने इस बात को बिहार के इलेक्शन से नहीं लिंक कर रहा हूँ। इट इज प्योरली अ Political प्लान leadership purpose. a political step planned to expand our industrial base across the country. That Right. is the major aim. तो डेडिकेशन इज मेंट फॉर इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, उसके लिए भी होता है। कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे एक पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, वहां पे भी थोड़ा आसानी होती है इन सब चीजों को डेवलप करने में। बिहार में इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं, प्रॉब्लम है बिहार में कुछ नहीं है अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, वो बेचारे मुंबई चले जाते हैं, लुधियाना चले जाते हैं। Right. तो जी। अगर उनके घर के Do we बगल में ये have सब the talent pool needed for such, क्योंकि मैं अभी जब सिर्फ बात कर रही हूँ, I'm not talking about जो ग्राउंड वर्क होता है जिसमें हम लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन इंटेंसिव होता है क्या, बट मैं उनके बाद जहाँ पे जैसे एक्सपर्टीज की जरूरत है, हम बात करें ब्रह्मोस की, हम बात करें मिसाइल्स की, डू वी हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट पूल और डू वी नीड टू कल्टिवेट? तो क्या नो, पैरेलली सस्टेनिंग है हमारे पास देयर इज ह्यूमन अ ह्यूज स्किल्स? देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज। इसके ऊपर हमने एक स्टडी भी करी है, और ये भी हमने उसमें सजेस्ट किया है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन का जो पूल है, जो टेक्निकल पूल है, ईएमई हो गया, इंजीनियर्स हो गया, सिग्नल्स हो गए, इन सारे लोग, एयर डिफेंस हो गए, ये सारे एयर डिफेंस हो गया, आप ले लीजिए आर्टिलरी के लोग हो गए, दे आर ऑल गुड इन देयर। और आजकल तो काफी लोग डिप्लोमा वगैरह पहले से करके आके ज्वाइन कर रहे हैं, इन द सर्विस इनकी अपग्रेडेशन हो जाती है। इससे बढ़िया टैलेंट पूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा इनको रीओरिएंटेट करना पड़ेगा विद द टेक्नोलॉजीज विच आर गोइंग टू बी कमिंग अप इन दीज एरियाज। सो है टैलेंट है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जिसके लिए कि एक कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है। आई एम श्योर द स्टेट गवर्नमेंट्स विल लुक इनटू इट, और जो नहीं देख रहे हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्चुअली में एस्टेब्लिश होंगी तब उनको पता चलेगा कितनी दिक्कतें होती हैं। कोई बैंगलोर से उठ के नहीं आएगा बिहार में, इतना मैं बता दूंगा। एक हाई स्किल्ड पर्सन विल नॉट कम फ्रॉम बैंगलोर टू बिहार। बिहार विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन हाई स्किल्ड मैन पावर, और उनके पास है भी, provided they take care of it. जन चतुर्वेदी कुछ बोलना चाहते थे, तो आई थिंक वी शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू। ओवर टू यू सर। हाँ, सर एक्चुअली जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया था चित्रकूट का, माय ओन सेंस इज कि जो चित्रकूट है, जैसे कि चित्रकूट की एक अपनी एक स्ट्रेंथ है, जो एक हर लोकल कम्युनिटी की होती है। जैसे वहां मैंने बताया कि जैसे जंगल, तो उसमें जो हर्बल मेडिसिन हैं, जहाँ की फूड प्रोसेसिंग है, तो वहाँ के लोकल लोग उसमें बहुत अच्छे थे, उनकी ट्रेनिंग की कम जरूरत पड़ेगी। और हमारे यहाँ जब हम लोग जो पूरी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर आप देखिए कि एक बहुत बड़ा आज की तारीख में हम लोग डिस्पेंसरी ऑफ द वर्ल्ड तो बन गए, लेकिन एक्यूआई जो है पूरा का पूरा वो चाइना से आ रहा है। तो जब तक ये उन पे डिपेंडेंस हमारी नहीं घटेगी, हमारे यहाँ अपना नहीं बढ़ेगी, तो हम हमेशा जो है वल्नरेबल रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों को एक जो डेवलपमेंट है हैज टू बी अ वेरी वाइड रेंजिंग, एंड उसमें जो लोकल स्ट्रेंथ हैं उनका बड़ा महत्व होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि सबमरीन्स का जो तमिलनाडु नोड के अंदर कर रहे हैं, अगर आप गौर कीजिए कि जो चेन्नई है या तंजाउर है, वो एरिया है, नागपट्टनम एरिया है, वहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट जितना भी है, वहाँ से वाइजैक बहुत दूर नहीं है। तो इस तरह से चलते हुए, और उसी तरीके से तिरुवनंतपुरम बहुत दूर नहीं है, अंडमान बहुत दूर नहीं है। तो इन सब के चलते जो नेवल सिस्टम्स हैं वहाँ जितने होंगे, कि वहाँ की जो स्किल होगी। अच्छा, इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। एक बार लोहिया जी से किसी ने कहा कि ये जो जो ये अपना है नेहरूवियन थॉट है, वो बिल्कुल गलत है, कि सारे के सारे जो है आप करे दे रहे हो साउथ इंडिया में इंडस्ट्री, हम लोग कहाँ जाएंगे? और ये उनसे किसी ने पूछा नॉर्थ इंडिया में, तो उनका एक जवाब बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि अच्छा, उस वक्त क्या था, प्रॉब्ली जो थॉट था, इट वाज नॉट दैट इट वाज अ बैड थॉट, हमको जो असली थ्रेट था वो नॉर्थ में था। तो ये सोचा गया कि हमारी जितनी इंडस्ट्री साउथ में आएगी उतना हमको फायदा मिलेगा और लोग जा सकते हैं। एंड हमारा जो देश की जो एकता हमेशा से पुराने जमाने से बनी हुई थी, वो थी जो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ पीपल, कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाते थे, साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडिया में आते थे,
चाहे शैवाइट वैष्णवाइट, आई मीन वो तो एक दूसरी डिबेट हो जाएगी, बट द फैक्ट इज हो रहा। तो उस तक के चलते साउथ इंडिया बहुत डेवलप हुआ ना। साउथ इंडिया में अभी भी जिसको कहा जाए कि जहां डिफेंस नोड नहीं भी है वहां पे भी डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स जो राफेल का अब शेल बनाने के लिए जा रहे हैं, फूसलाज बनाएंगे, विंग्स बनाएंगे, वो कहाँ बना रहे हैं? हैदराबाद में। जहां जहां तक जो आपका जितना भी एरो इंजन की डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है? बैंगलोर में हो रहा है। तो उसको नहीं टच हुआ, वो तो आपका चलता रहेगा। ये जो नए आएंगे कि आप नए लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, और जितने इन्वॉल्व होंगे तो ये वैसा ही है जैसे इंडियन क्रिकेट एक बार एक समय में सिर्फ बॉम्बे और दिल्ली में कॉन्सेंट्रेट रहता था, वो धीमे करके जहां महेंद्र सिंह धोनी जैसे वो जमशेदपुर से आने लगे या कपिल देव चंडीगढ़ से आने लगे, हम वर्ल्ड कप जीतने लगे। तो ये जो टैलेंट पूल है इसका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। आपको याद होगा कि एक बहुत साल पहले जब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे तो नालंदा, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्होंने एक्सप्लोसिव फैक्ट्री वहां लगाई, रॉकेट्स बनाना शुरू किया। आज वो थ्राइविंग है। 20 साल लग गए उसको होने में, लेकिन आज वो थ्राइविंग है। तो ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हम लोगों को That बहुत is what छोटे the leadership is. We have to see the things coming in future much way in advance and much ahead. से यहाँ से मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी। अभी हमारा फोकस किन टाइप के वेपन्स के ऊपर है या मिसाइल्स, यू नो, दोज एरियाज हम किस पे फोकस कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस वंस? द वॉरफेयर हैज चेंज्ड, कीपिंग दैट इन माइंड। जी, ये मेरे लिए सवाल है। आप सब दोनों जन के लिए सवाल है। जी ओके, सो पहले आप बोलना चाहे तो बोल दीजिए, सर, अदरवाइज आई विल आल्सो स्पीक। सी, मेरा अपना मानना है कि हम लोगों को एक बहुत जो आजकल जो सबसे बड़ा जोर है वो एक एरिया में है, वो है मरीन सिस्टम्स, नेवल सिस्टम्स में बहुत जोर है। क्योंकि हमारी जो जो मिसाइल और दूसरा मिसाइल एंड ड्रोन टेक्नोलॉजीज में, इन तीन पे बहुत जोर हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आप पहले आपने SSBNs बना लिए, SSBNs के बाद फिर आपने SSN पे आप काम कर रहे हो, साथ ही उसके लिए आपको मिसाइल्स की जरूरत है। तो जहां पहले अभी K5 और K6 मिसाइल्स की आप बात कर रहे थे, फिर आप मिडजेट सबमरीन्स की बात करने लगे हो, क्योंकि चाइना उसमें एक खतरा जो उभर के आ रहा है, वो इंडियन ओशन में चाइनीज घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को, और हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, चाहे पाकिस्तान और चाइना को, अगर हम उनको थॉट कर सके इंडियन ओशन में, तो एक नेवल सिस्टम्स में बहुत जोर है। दूसरा मिसाइल सिस्टम्स पे जो निकल के आया है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडिया की एक जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारी सॉफ्टवेयर, और जिसको दूसरी चीज बोली जाए वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड हमने सिंदूर में भी देखा कि जो हम लोगों ने जिस तरह से, चाहे वो इफेक्टिव यूज ऑफ रुद्रम है या हेरोप का यूज हुआ, हमने जिस तरह से इनोवेटिव यूज करके नैव-आईसी को यूज किया जो हमारा सिस्टम हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बेस के सिस्टम्स है और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे है। आप देखिए कि मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे 83 से शुरू हुई, जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कलाम ने शुरू किया, और आज वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्रक्टिफाई हो गई 83 से लेके अभी तक में। तो ये जो चीजें हैं इन पे हमें जोर देने की बहुत जरूरत है। जो न्यू एरियाज हैं जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। अभी भी हमारी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो कम है। दुष्यंत जी से मेरी एक बार बात हुई थी, वो बता भी रहे थे इस बारे में, उनका बहुत अच्छा अनुभव है इसमें, वो आपको और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि ये जो है हम बनाने तो लगे हैं, लेकिन क्या हमारी इंडस्ट्री इतनी इसकी कैपेसिटी है कि हम सस्टेन कर सके एक सस्टेन वॉरफेयर में। वो ये बहुत जरूरी है कि इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, जो मैंने एक पॉइंट दिया था कि MSMEs जो है हमारी, उनका कॉर्पोरेटाइजेशन होना चाहिए, तब कहीं जा करके हमारी कैपेसिटी बढ़ सकेगी। जी सर। सर आप म्यूट पे हैं। जहां तक हमारा फोकस है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम्स, तो क्लियरली इस समय फोकस है न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। क्योंकि देखिए, हम पुराने जितने भी रेसेस थी हमारी कन्वेंशनल वेपन्स की, चाहे वो टैंक्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, या उसके पहले राइफल्स हों,
हम हर एक दौर में पिछड़ गए थे। अब उनमें आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हम ऐसे रेडिली खरीद भी सकते हैं। अगर हमको ज़रूरत पड़ी स्पेयर्स वगैरह की, वो भी खरीद सकते हैं, इतना हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैंक्स वगैरह हम लोग खुद बनाने भी लग गए हैं, तो भले ही इंजन कहीं और से आ रहा हो, बट अभी हमारी इंटरनल कैपेसिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं, तो वी रियली डोंट रिक्वायर मच ऑफ एन एक्सपेंशन देयर। हमें जो एक्सपैंड करना है कि हम वर्ल्ड लीडर्स के साथ रहें, जो जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ में क्या है? एआई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, मशीन लर्निंग है, आर्टिफ क्या बोलते हैं, ऑसेंट है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। इन सब चीज़ों पे हमारा अब जोर है। अब इनसे रिलेटेड सिस्टम्स जो हैं, स्पेस मैं भूल गया, सबसे बड़ा जो एरिया है हमारे को डेवलप करने का, स्पेस इंडस्ट्री है। अब स्पेस साइबर इंडस्ट्री, साइबर हो गया, तो अभी जो स्पेस इंडस्ट्री का मैं एक फिगर देता हूँ, कल ही मैंने एक सेमिनार में इसके ऊपर एक पैनल डिस्कशन किया था। नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार था ये सिया का, सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन। उसमें मैंने जब कुछ रिसर्च कर रहा था, तो अभी हमारा जो एम है, अब देखिए बजट देखिए, नासा का और इसरो का। नासा का बजट है $25 बिलियन पर ईयर, और इसरो का बजट कितना है, आपको कोई अंदाजा है? $1.6 बिलियन पर ईयर। तो इतना बड़ा गैप है हमारा। चाइना भी हमसे करीबन कोसों दूर है। तो अभी हमारा एम है कि 2033 तक, ये भारत ने अपने लिए एक एम बनाया है कि 2033 तक हम अपनी इंडस्ट्री, स्पेस इंडस्ट्री का मार्केट साइज $44 बिलियन करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं किस तरफ जा रहा है। 2033 आने में ज्यादा टाइम नहीं है, 8 साल का वक्त है। 2025 खत्म ही हो गया, 7 साल रह गए हैं। तो इन 7 सालों में हम अपना मार्केट साइज जो है स्पेस इंडस्ट्री का, उसको $44 बिलियन तक करेंगे। दूसरी बात, अगर हम इसको 44 बिलियन तक करेंगे, तो क्या इसरो अकेले कर सकता है? आई हैव माई डाउट्स। इसके लिए जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उनको आना पड़ेगा बड़ी मात्रा में। अब वो प्राइवेट इंडस्ट्री कब आएंगी? प्राइवेट इंडस्ट्री तब आएंगी जब उनके पास कैपेसिटी हो इतना इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहां गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसरो कई चीजें अपने, वो जैसे होती है ना मदर डक, वो कई चीजों को अपने अंदर समेट के बैठी हुई हो, किसी को देना नहीं चाहती हो, आईपीआर और कॉपीराइट, वो वाला जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। इट हैज टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू कम अप इन अ बिग वे। अब छोटे छोटे स्टार्टअप स्पेस इंडस्ट्री में बहुत खुल गए हैं, इतने खुल गए हैं कि हजारों की तादाद में। अब उनको चाहिए पैसा, और उनको चाहिए एक एक मदर बेस, सपोर्ट बेस चाहिए। इसरो से उनको बड़ी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेटिक वो है। तो यहाँ पर जो मॉडल लोग बात कर रहे हैं अब की, बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं स्पेस की, वो अपने नीचे ये स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, इनको ले लें, और एक एक टीम बन जाती है। बिग इंडस्ट्रीज, इसरो एंड स्टार्टअप्स, तीनों को एक साथ कंबाइन करके इसको अगर हम आगे बढ़ेंगे, डीरेगुलेशंस करेंगे, तब जाके हम स्पेस में वर्ल्ड लीडर्स कहलाएंगे। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि स्पेस में हमको फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्पेस अभी भी एलीट क्लब है। स्पेस में खाली इंडिया, चाइना, रशिया और यूरोप थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। यूरोप कैन नॉट कंपेयर विथ इंडिया नाउ। तो इस समय इंडिया के पास वो मौका है कि इट्स ऑलरेडी द फोर्थ और फिफ्थ, इट हैज टू जस्ट जंप एंड गो क्लोज टू चाइना एंड अमेरिका। सिमिलरली जो आप ड्रोन्स का देखिए, अब खाली ड्रोन्स नहीं है, अब ड्रोन्स एक इकोसिस्टम बन गया है। ड्रोन्स में कई तरह के ड्रोन्स हैं, हाई एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड, लॉन्ग रेंज, लॉयटरिंग कामिकाज़े ड्रोन्स। और अगर ये कामिकाज़े ड्रोन जिसको बोलते हैं कि अपने आप ये इसके अंदर एक्सप्लोसिव होता है, वो अपने आप जाकर के अंदर घुस जाता है टारगेट के, मतलब उसको रिकवर करने की जरूरत नहीं है। उसको एक बार टारगेट फीड कर दिया कि फलाना बिल्डिंग के अंदर आपने जाके स्ट्राइक करना है, तो वो उस बिल्डिंग में जाएगा और एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इस तरह के ड्रोन बनाने की जरूरत है। ऐसे ड्रोन बनाने की जरूरत है जो कि लॉजिस्टिक्स में सब मदद करें। अब हर जगह तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि टेरेन हमारी जो है काफी चैलेंजिंग है, स्पेशली नॉर्थ में हमारे नॉर्दर्न एडवर्सरी के साथ।
वहां पे हर जगह रोड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कैन बी मेक अप विद द ड्रोन। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज पे, ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, इस तरह की चीजों पे अब जोर ज्यादा होगा, और इसलिए जो हमारा फोकस है टुवर्ड दैट। ड्रोन के अलावा अगर हम कर रहे हैं तो दुश्मन भी यही कर रहा है। चाइना तो हमसे कई गुना आगे है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, स्वार्म ड्रोन्स वगैरह। 2000 ड्रोन्स का उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, 2000 ड्रोन्स एक साथ। अब इमेजिन करिए अगर दिल्ली के ऊपर 2000 ड्रोन्स आ गए, कितने भी आप मारते रहेंगे, कुछ तो गिरेंगे ना दिल्ली में। सो कहने का मतलब ये है कि अभी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो काफी बढ़ रही है, तो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अभी जोर है कि किस तरह से हम इनको नकारें। Even before they reach a target, they are all neutralized. How do we do them? एक बात बताऊं मैं, ऑप सिंदूर में जो हमने किया है वो पटाखे बजाए हैं सर। रुला दिया आपने, रुला दिया, मतलब अंदर घुस घुस के मार दिया, अंदर गोडाउन्स में इतने सब कुछ रखे थे, सब फोड़ दिया। देखिए अब ये देखिए पटाखे थे। दैट्स वेरी हम्बल ऑफ यू, आई वुड से। यू जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ ड्रोन्स केम टू यू। उन्होंने एक आम ड्रोन के बीच में 25 नॉर्मल ड्रोन्स भेजे हैं, आप समझ रही हैं? तो अभी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है अपनी कैपेसिटी को, और उसकी कैपेसिटी कहाँ से आती है? चाइना से आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने जो सिंदूर में किया वो अर्थ ब्रेकिंग नहीं था या अर्थ शैटरिंग नहीं था, लेकिन अभी हमको इससे खुश नहीं होना है। मैं हमेशा उस बात पे विश्वास रखता हूं कि ऑप सिंदूर हमारे लिए सिर्फ एक माइलस्टोन था, क्योंकि अगला ऑप सिंदूर ऐसा नहीं होगा। लेट मी टेल यू, अगला ऑप सिंदूर विल बी ऑफ अ टोटली डिफरेंट डायमेंशन एंड डिजाइन। अगर उसकी तैयारी हम नहीं करेंगे तो वी विल सफर। So as a analyst, I'm not talking as a क्या बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर और नेताजी। आई एम टॉकिंग एज अ मिलिट्री एनालिस्ट दैट दिस इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। कोई भी अटैक आपने देखा रिपीट होते हुए? कोई भी अटैक बता दीजिए मुझे। मुंबई बॉम्बिंग, मुंबई बॉम्बिंग, अक्षरधाम, अक्षरधाम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जेएनके पार्लियामेंट, आलूचक टोटली डिफरेंट। उसके बाद पठानकोट एयरबेस, सरप्राइज एलिमेंट, then अनप्रिपेयर्ड। then comes Uri, which everybody used to think that Uri is safe, Uri is safe। क्या हुआ? उरी में कोई भी टेरर मेजर टेरर इंसिडेंट्स नहीं होते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल थॉट नहीं, उरी इज we don't have to really be that concerned। what happened? They got inside your camp and they killed। उसी तरह से उरी के बाद पुलवामा, सीआरपीएफ को पकड़ लिया उन्होंने। पुलवामा खत्म हुआ, हमने स्ट्राइक करी बालाकोट में। बालाकोट के बाद क्या उन्होंने पहलगाम किया टूरिस्ट को। सो ऑप सिंदूर इज नॉट गोइंग टू रिपीट। अगली बार सिंदूर के अलावा कुछ और भी टारगेट हो सकता है। ये हमारी इंजेन्युइटी होनी चाहिए कि सोचना चाहिए हमको कि अगली बार क्या करेगा। टूरिस्ट को उसने पकड़ लिया, एयरबेस पकड़ लिया, हर जगह आपने स्ट्रेंथनिंग कर दी। अब टूरिस्ट को किया तो अमरनाथ यात्रा, क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा, वो कैलाश कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा, सारी जगह आपने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। वो हमको नचा रहा है, और हमें नचना नहीं है। हमको पहले एडवांस में सोचना है कि यार अगली बार क्या करेगा ये, और उनको पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए हमको। जस्ट बिकॉज कि हमने ये अच्छा कर दिया, मैं ये बता रहा हूं, ये एक अच्छे मिलिट्री लीडर की क्वालिटी होती है कि वो आने वाले खतरे को पहले भांपे और उसके लिए तैयारी करे। और इसलिए ये जरूरी है कि जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम प्रोक्योरमेंट का है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग का है, वो आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए करे। आपको समझना पड़ेगा इजराइल ने क्या किया ईरान में। ऑप सिंदूर किया, बिल्कुल हमारी तरह किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज करी जो किसी ने नोटिस नहीं किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज की जो किसी ने नोटिस नहीं किया, और वो था कि लीडरशिप। उन्होंने क्या किया, जो एयर डिफेंस रडार थे उनको
निकालने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, टेररिस्ट का सॉरी कोवर्ट ऑपरेशन करे। जितने भी उनके जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस रडार्स थे उनको उन्होंने कोवर्ट ऑपरेशन करके निकाला और साथ ही में एयरक्राफ्ट आए। हमारे साथ क्या हुआ था, पहली बार हमने जब फर्स्ट डे अटैक किया तो हमने सीएड नहीं किया, यानी कि एयर डिफेंस ऑपरेशन नहीं किए थे। इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनको सरप्राइज हमारी छूट जाती और वो फिर वो हम हमारे अगेंस्ट काउंटर एक्शन लेते ताकि हम अपना वो जो टेरर टारगेट थे उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। इन्होंने वो उससे सीख ली, तुरंत सीख लिया। हमारे ऑपरेशन से पहली चीज जो उन्होंने सीखी कि इस बार जो एयर डिफेंस रडार्स हैं इजराइल के, ईरान के, उनको हम कोवर्टली निकाल देंगे। जब और एक ऐसे निकालेंगे कि जब हमारे इधर आ रहे हैं उधर वो फट रहे हैं। अब ईरान पागल हो गया कि भाई यार ये तो फट रहे हैं उधर, हवाई जहाज उनके उधर है, ये क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो ये उन्होंने बड़ी जल्दी सीखा, एक ऑपरेशन से उन्होंने तुरंत, उनके पास थे कोवर्ट एलिमेंट्स जो हैं मोसाड के पास पिछले 25 साल से ईरान में घूम रहे हैं, चाहे वो अजरबैजान के थ्रू आते हैं या फिर वो इस तरफ से क्या बोल ये बलूचिस्तान के थ्रू, दोनों तरफ से इनके एजेंट्स वहां घूमते हैं, आप समझ रहे हैं। सो ईरान को मोसाड ने पूरा मैप कर रखा था। दे जस्ट एक्टिवेटेड देम, दे सेड ओके दीज आर द लोकेशंस ऑफ रडार्स, आप उनको खुलने का इंतजार मत करिए, पहले उड़ा दीजिए। इधर रडार उड़ रहे थे और उधर एयरक्राफ्ट जो थे, बॉम्बिंग जो टारगेट्स अटैक करना था ईरान में वो उड़े। तो पहले दिन का अटैक उनका ऐसे है, उसके बाद तो फिर उन्होंने ओपनली कर दिया, जैसे हमने अगले दिन ओपनली किया। अगले दिन हमने फिर पाकिस्तान के सारे रडार जितने भी खुले उनको हमने वो कर दिया। HQ-9B था जो लाहौर में था उसको खत्म किया, एक और था और फिर जकोआबाद वाला भी शायद था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं कौन कौन से खत्म किया हमने। हाँ जी सर, हाँ सो टोटल जो हमने काम किया अगले दिन बहुत अच्छा। सीडीएस ने क्या बोला, वी लर्न फ्रॉम आवर टैक्टिकल मिस्टेक्स एंड देन स्ट्रक देम on the second and third day with full power and ferocity. So हमने भी on the go सीखा। अगली बार क्या होगा ये हमको सीखना, अगली बार न्यू टेक्नोलॉजीज का और बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। इसमें अगर कोई इस समय लीड कर रहा है तो वो यूक्रेन है। उसने इतनी टेक्नोलॉजीज को इनोवेट किया है, जुगाड़ जिसको बोलते हैं ना हम, जुगाड़ जो भारत की हमने भी, भारत ने बहुत जुगाड़ किया, लेकिन जो जुगाड़ इस समय यूक्रेन कर रहा है इट इज सीन टू बी बिलीव्ड, ट्रिमेंडस जुगाड़। So with that little bit of caution, I'm saying the focus will be on new generation equipment, but ऐसा नहीं है कि legacy equipment को हम पीछे छोड़ेंगे। legacy equipment जैसे L-70s हो गया, ओसा AK हो गई, जू हो गया, इन सब को हम जल्दी से रिप्लेस नहीं करेंगे तो वी विल बी बिहाइंड से। तो इनके ऊपर भी चाहे एक्सपोर्ट लीजिए, कहीं से लीजिए, उनको इमीडिएटली मेकअप करिए। और गवर्नमेंट को पता है, तभी गवर्नमेंट ने अगले दिन 26,000 करोड़, अगले दिन, आज सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी हुई, आपके डिफेंस सेक्रेटरी ने 26,000 करोड़ का सैंक्शन कर दिया, सैंक्शनड कॉन्ट्रैक्ट 9,000 करोड़ का अगले दिन किया। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर वाइस चीफ के बढ़ा दिए और कैपिटल में भी प्रोक्योरमेंट करने का पावर दे दिया वाइस चीफ को। ये गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया है कुछ। गवर्नमेंट को भी पता है कि यार हमको इस दिशा में जल्दी आगे बढ़ना है, नहीं तो अब सिंदूर की तैयारी हमारी जो 2-3 जो आप लोग बात कर रहे हैं वो पीछे रह जाएगी। इंटेलिजेंस, ISR कैपेबिलिटी हमको बढ़ानी है। अभी इस समय हमारी जो सैटेलाइट कैपेबिलिटीज हैं बहुत कम है, हमको दूसरे देशों पर डिपेंड करना पड़ता है। प्लान है हमारा 52 सैटेलाइट्स को छोड़ने का। अगर हम इसी को प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे तो ये जल्दी अचीव हो जाएगा। अगर जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स होंगी उतना हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, उतना हमारा इमेजरी स्ट्रांग होगी। इस पूरे युद्ध में जो चाइना की कैपेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कितनी है कवरेज करने की। एक टारगेट के ऊपर वो लोग मेरे ख्याल से 8 आवर्स ऐसे कुछ में, नहीं उससे भी कम है, कम उस है, टारगेट 3
4 घंटे 4 घंटे। सो वो लोग जो है आपका कोई भी चेंज डिटेक्ट कर लेंगे। अगर आपका एक कोई सिस्टम यहाँ से यहाँ हुआ, विदिन 2-3 आवर्स दे नो कि दिस इज मूव्ड। राइट, हमको पूरा 24 घंटे लगते थे, इनफैक्ट 36 घंटे। दैट्स क्वाइट अ लेकिन लॉट। क्योंकि उसमें सन सिंक्रोनस है, उतनी देर लग जाती है उसमें होने में। और अभी सिर्फ लेकिन हमारे 9 है नाविक के, जबकि हाँ, हमारे कम से कम होने चाहिए 24 या 25 है इनका टारगेट। तो हमारी कैपेसिटीज इन इलाकों में हमारा फोकस होगा। सैटेलाइट, स्पेस, एआई, साइबर। साइबर में हम फिर भी ठीक हैं, बट स्पेस और न्यू जनरेशन इक्विपमेंट, एआई एक्सप्लॉयटेशन, कमांड एंड कंट्रोल, नेटवर्किंग, वी वर लकी दैट इस बार हमने टाइमली आकाश तीर और आईएससीसी को आपस में मतलब बातचीत करने लग गए थे हम लोग। एक आर्मी एयरफोर्स का आपस आर्मी एयरफोर्स नेवी आपस में देवर कनेक्टेड, सो देयरफॉर हमारा फ्रैट्रिसाइड वगैरह नहीं हुआ। बट इसको और रोबस्ट बनाना है, पूरे भारतवर्ष तक फैलाना है। भारत का पूरा जो एरिया देखिए, कितने टारगेट्स हैं। अब जो लड़ाई होगी ना, आप वहां बैठी हुई हैं, आपके घर पे भी बॉम्ब गिर सकता है। कोई डेप्थ नहीं रह गई है। कोई जो ड्रोन है आकर के कहीं भी टपक पड़ेगा आपके, मिसाइल कहीं भी आ जाएगी, सेंस ऑफ डेप्थ खत्म हो गई है। अब ये हम समझे कि खाली लड़ाई बॉर्डर पे होगी, तो वी आर सैडली मिस्टेकन। आपने रिपोर्ट सुनी होगी, कितनी सच है कितनी झूठ है वो मुझे पता नहीं है, बट देयर वर सम रिपोर्ट्स इन सोशल मीडिया कि वो अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी में लगा हुआ है हमारा पश्चिमी देश जो है, हमारे हमारे पश्चिम में, वो भी न्यूक्लियर केपेबल। वो किस लिए कर रहा है भाई? भारत को मारने के लिए आपको इतनी दूर की जरूरत है नहीं। जी, कहीं ये सिर्फ कहीं कहीं ये इसलिए तो नहीं कर रहा है कि भाई अरब वर्ल्ड को बताए कि आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों का लीडर बनूंगा, और कहीं से भी थ्रेट होगी तो मैं उसको न्यूक्लियर उससे वो करूंगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे जिंदा रखें, मेरे को फंड करें, मेरे को फाइनेंस करें। इट्स पॉसिबल, बट वही वेरीफाई करना है कि वो कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर। आई एम जस्ट टेलिंग दैट इम्प्लीकेशन कि अगर उनके पास है तो क्या होगा। सर, कमिंग टू आवर टॉपिक वंस अगेन, इंडस्ट्रियल मिलिट्री This was इंडस्ट्रियल your कॉम्प्लेक्स। topic. This was your topic of industrial complex only. So what the जी, जी, industrial complex has to मैं do आपसे is यूएस is के focus लिए on एक दुष्यंत जी ने it जो has बोला to उसमें focus on एक these चीज things. ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जो आप प्राइवेट इंडस्ट्री को जब लाएंगे तो प्राइवेट इंडस्ट्री का एक अपना इंटरेस्ट होता है, वो है प्रॉफिटेरिंग। लेट अस बी वेरी बिल्कुल। ऑनेस्ट अबाउट इट। वो इसलिए Yeah. नहीं यहाँ पे हैं कि आपकी कोई देशभक्ति के लिए खाली हैं। तो हम लोगों की जो पॉलिसीज होनी चाहिए, जो हमारी एक्सपोर्ट जो है उसको बहुत ज्यादा हमको लिबरल बनाने की जरूरत है कि वो आराम से एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि तभी इकोनॉमी ऑफ स्केल वो कर पाएंगे। कि मतलब आपको अगर 100 गन चाहिए तो 100 गन ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 1000 गन बनाए, जिसमें कि 900 वो बाहर दे दे, 100 आपको दे दे, तब उसको बिल्कुल। वो इंटरेस्टेड होगा। ये चीज हम लोगों Yeah. को क्रिएट करनी पड़ेगी। Yeah. बिकॉज़ यू मेंशन प्राइवेट प्लेयर्स, हमारे यहाँ अभी तक सिर्फ दो ही प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो जिनको मैं बहुत प्रोमिनेंटली देख रही हूँ, दैट इज अडानी एंड अंबानी, एंड बोथ आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। बट डू यू थिंक वी नीड टाटा टू क्रिएट टाटा मोर टाटा जायंट्स? Sorry, sorry, टाटा sorry. आप गलत हैं। टाटा systems are much more टाटा than these two. So please elaborate महिंद्रा on the Uh, private players in Tatas, the industry. Mahindras, Larsen and Tubro, these are all very, very big big players. players now. There are big players. So There please are big elaborate because ज्यादातर लोग अडानी अंबानी, एक तो राहुल गांधी जी ने मतलब उन्हीं का दिमाग में नाम घुसेड़ दिया है, सॉरी। So please elaborate on the private players that we have we and should what's we, yeah. बोलेंगे सर, आप बोलिए। मैं बताता हूँ, आप टाटा का आप बोल रहे हो, टाटा एडवांस सिस्टम्स कहाँ से हम्म। शुरू किया? पहले हेलीकॉप्टर के से दरवाजे बनाने शुरू किए। आज उनको रफेल ने दे दिया है कि तुम रफेल का जो है वो शेल वो बनाएंगे। पूरा आप फ्यूसलाज देख, बनाएंगे। बाकी सब कुछ इंडिया में बनेगा रफेल का। आपका लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है उसने जोरावर टैंक बना दिया, सिर्फ कमिंस का इंजन है, बाकी सारा कुछ इंडिजिनस है। तो लार्सन ट्यूब्रो इन अ बिग वे, कल्याणी इन अ बिग वे, एंड कल्याणी एंड लार्सन ट्यूब्रो इन गन सिस्टम्स। एडैक जो आपकी गन है वो सारी इंडिजिनस इन लोगों ने की है। तो ये कहना कि अडानी और अंबानी, अडानी एसेंशियली एरोस्पेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचे नहीं है।
जबकि टाटा एडवांस सिस्टम्स, महिंद्रा, दे आर इन अ बिग वे इन दीज थिंग्स। जो स्पेस के लिए महिंद्रा आर इन अ बिग वे इनटू इट। तो ये जो है गोदरेज, कावेरी इंजन जो है कौन बना रहा है इंडिया में? गोदरेज। आप देखिए कि उन्होंने ऑलरेडी 16 इंजन जो है, 6 इंजन को उनको ऑर्डर मिल गया है, एंड जो इंजन जो गए थे टेस्ट होके आए हैं, दे आर कावेरी 2.0, वो ये लोग बना रहे हैं। तो इंडस्ट्री आने लगी है, लेकिन वही मैंने बोला कि जब तक उनको ये नहीं मिलेगा कि भाई ये इंजन तो तुम बना लोगे, लेकिन इंजन तुम सिर्फ अगर तुम 100 इंजन बनाओगे तो उसके जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हैवी है, एंड हमको इस पर जोर देना ही चाहिए। नहीं तो आप, जैसे कि आपकी चाबी उसने 3 साल लगा के रखी, जिस देश की आप बात कर रही थी कि एक G404 देने में उसने 3 साल लगा दिए। लॉजिस्टिक चेन, पता नहीं वो कौन सी लॉजिस्टिक चेन थी जिसमें डिसरप्शन था, और वो कौन सा सिस्टम था जिससे सडनली वो ठीक हो गया। मेरे ख्याल से डेप्सांग और डेमचॉक की वजह से हुआ। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को, और उसने आपका पहले भी जो 90 के दशक में जो मैंने पहले बोला था, उसने आपका कावेरी को स्टाइमी किया था, जैसे उसने क्रायोजेनिक इंजन्स को किया था। तो ये आप जैसे दुष्यंत जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, क्योंकि सिंदूर के बाद सडनली उनको लगने लगा है, मे नॉट बी प्रोबेबिलिटी बट पोटेंशियल डेफिनेटली इंडिया इज शोइंग, एंड इंडिया के इक्विपमेंट ने प्रूव किया है कि एक प्रोफेशनल आर्मी को कैसे हम लोग इनोवेटिवली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब जो है उनको आपको दबाने की कोशिश, आपने देखा आपके 2 सैटेलाइट गिरे, हू नोस, किसी ने सबोटाज किया। क्योंकि अगर ये चीजें, अब आपको इनके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत केयरफुल। आपका क्या निकल के आ रहा है कि आपके जो IITians हैं वो कोई इसरो में नहीं जा रहा, वो सब जो है विदेश में जाने के चक्कर में है। अगर आप देखिए उनकी पूरी लीडरशिप जो है वो IITian नहीं है, वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हैं। तो आपको, अगर आपको बेस्ट टैलेंट को रखना है तो आपको उनके लिए पैसे देने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही, जिसको कहा था होल ऑफ नेशन अप्रोच से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे काम करना है। आप देखिए कि जो पोस्ट पैंडेमिक यूएस की इकोनॉमी भी जो सर्वाइव की किस पे, वो 5 उसने दुनिया भर में लड़ाइयां करा दी, और 5 उनकी जो सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं वो अमेरिकन हैं। वो हथियार अपना बेच रहे हैं और लड़ाइयां करा रहे हैं, अभी भी वो लड़ाइयां करा रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं, और उनकी इकोनॉमी थ्राइव कर रही है। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा टूल है आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी। तो जो एक हमको बहुत जोर देने की जरूरत है, एक अडानी, एक अंबानी, एक लार्सन ट्यूब्रो से काम नहीं चलेगा। यू गॉट टू थाउजेंड्स ऑफ दीज पीपल, एंड जो है, मतलब ये कहना कि ये लोग चोरी कर रहे हैं, भगभंगारी कर रहे हैं, बकवास है। ये वो इकोनॉमी, मतलब आई मीन, आई एम सॉरी बट लेट मी जस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि आप किनको दबा रहे हो। गवर्नमेंट पे अगर आप करोगे कि गवर्नमेंट जॉब दे, तो कहां से देगी? हमारे आपके जैसे जो टैक्सेस से जाएगी। तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी क्या ग्रो करेगी या रिट्रैक्ट करेगी? सिर्फ वेलफेयर पे नहीं चलती है इकोनॉमी। इकोनॉमी चलती है जब प्राइवेट सेक्टर उसमें आता है कस के, क्योंकि जॉब तो वो क्रिएट कर रहे हैं। एक, अगर मान लीजिए आपने जैसे बोला कि एक यूपी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आया है, आप सोचिए इससे कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं टैक्सी सेक्टर में, ट्रैवलिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट में। कभी हम सोच रहे हैं कि जो इकोनॉमी का पूरा सिस्टम है, जो कनीशन व्हील है, वो यहाँ से ही तो घूम रहा है। तो देयरफॉर एक अडानी अंबानी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ देम हैव टू कम अप। आई मीन आप सोचिए, महिंद्राज हैं, अल्फा डिफेंस है, बहुत सारे हैं, दे आर ऑल डूइंग देयर। भारत भारत फोर्ज का भारत फोर्ज, कल्याणी। यस, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम अभी बड़ी एक्टिवली दे आर इनटू डिफेंस सेक्टर। अगर आप डिफेंस एग्जीबिशन में जाएंगी तो हजारों की तादाद में लोग वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। कल स्पेस वाले में आई वाज सरप्राइज, 1000 delegates and over 600 kind of industry reps. India is the market of the नहीं, जो इस future. बार अब किसी डिफेंस बजट,
25% उन्होंने ईयर मार्क किया है। जो 21 का जो डिफेंस बजट है, करीब 6 लाख करोड़ का जो इस बार का इंडियन डिफेंस बजट है, उसमें उन्होंने काफी इंडिजिनाइजेशन के लिए पैसा दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो डिफेंस फंड, वो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड क्रिएट किया है, वो एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। देखिए, फॉर न्यू जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट, the government has given 100% FDI, 100% FDI. आप समझ रही हैं? सो इट इज समथिंग विच वी आर डूइंग, एंड इसीलिए मैंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जान चुकी है कि भाई सुरक्षा में ही विकास है। अगर सुरक्षा नहीं हुई तो विकसित भारत का जो सपना है ना, वो सपना रह जाएगा। तो अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो विकसित भारत भी नहीं होगा, अमृतकाल भी नहीं होगा। और ये हमारी गवर्नमेंट को अच्छी तरह इतिहास में पता तो यही है, इतिहास भी तो यही है। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, अगर उनको डिफेंस नहीं कर पाए तो सब विदर अवे हो जाएगा। खत्म हो जाता हमारे है। में तो यही What are the 33% तो threat मैंने areas कल for us? मैंने कल एक कविता कह करके अपना संवाद खत्म किया था। क्षमा शोभे उस भुजंग को, हाँ, जिसमें गरल हो, उसको क्या जो सर्पहीन, विषहीन, दंतहीन, विनीत और सरल हो। तो अगर हम खाली बिना 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 जहर के और बिना दांत के अगर रहेंगे और खाली बोलेंगे हाँ जी आ जाइए जी, आपको हमने माफ कर दिया जी, क्षमा कर दिया जी, तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। वही अगर मेरे पीछे ना क्या बोलते हैं 10 इंडस्ट्रीज घूम रही हैं, रफेल की और क्या बोलते हैं तेजस की और फलाना ढिमकना की, लोग बोलेंगे यार इससे पंगा मत लो। अगर ये पार्डन कर रहा है तो एक्सेप्ट दी पार्डन एंड कंटिन्यू। सोचो कि खुदा ने आपके ऊपर, भगवान ने आपके ऊपर वो कर दिया, रहम कर दिया है। तो आपको भगवान के बराबर बनना है, और वो तभी बनोगे अगर आप सुरक्षा में बिल्कुल निपुण होगे। और हमें बहुत दूर चलना है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा में निपुण या सुरक्षा में काबिल होने के लिए वी हैव अ वेरी लॉन्ग जर्नी टू डेवलप आवरसेल्फ एज फार एज आवर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। And this is a message for not only the audience, this is a message for everybody in the country. Because unless every citizen comes together and works for national security, I'm sorry, India will not go where it has to go. whole Sir, of nation. what are the threats to our military industrial corridor, especially coming from China and USA? Where do we see Yeah. them in the picture? So threat What areas. threat areas? Threat areas would be Obviously, threat, आएगा हम लोग, they will not like to have and threat areas are very simple and very clear. They will try to engage you along our borders. They will try to engage you in conflicts. They will try to divert our attention from development of capabilities to engaging in short conflicts, engaging in some diversion or the other, whether it is on the sea, whether it is on the borders, whether it is international, UN में हर जगह से terror activities, covert, grey zone, I think everything is on the table. India के लिए अब nothing is off the table. From grey zone to covert action to sabotage to cyber to conflict on the borders to a major conflict provoking you, because whatever you do insurgencies जो भी वो करेंगे उसमें हमारा ध्यान भटकेगा तो हमारा डेवलपमेंट रुकेगा। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज अ मेजर चैलेंज विच इंडिया हैज टू फेस in the coming years. We should be conscious of this fact and prepared for it. जी आपको याद होगा, आपको याद होगा गायत्री जी, कुछ साल पहले तमिलनाडु में जो ये कुनारकुलम प्रोजेक्ट चल रहा था, तो एक एनजीओ था, उसने कहा कि ये न्यूक्लियर एनर्जी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमें नुकसान होगा और ये एक सांप की तरह है, ये हमको खा जाएगा। तो इस तरह के आप देखिएगा बहुत सारे मूवमेंट शुरू होंगे कि ये नहीं आना चाहिए, हम लोग तो पीस लविंग हैं और ये है, वो है। जिसको कहते हैं कि जब तक आप में ताकत नहीं होगी, आपकी पीस-वीस की बातें कोई सुनता नहीं है। आपसे अमेरिका क्यों आपसे नाराज़ हुआ था जब आपने 30th पैरेलल क्रॉस करने की कोशिश की थी अमेरिका ने? पहले तो आपने बोला कि भाई जी आ जाओ, इनको कोरिया में जो चल रहा है इसमें इनकी मदद करो। अमेरिका आया तो उसके बाद आपने कहा नहीं जी आप 30th पैरेलल क्रॉस नहीं करोगे। उन्होंने कहा चुप रहो, तुम कौन होते हो हमको जवाब देने में? क्योंकि आप में ताकत नहीं थी।
जब आप में आज ताकत है तो अब आपकी बात लोग सुन रहे हैं। आपने इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दी, कोई आपको कुछ नहीं दुनिया में बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि आपके पास ताकत है। अगर आपके पास ताकत होगी तो सब आपको सुनेंगे, और जैसे-जैसे ताकत बढ़ेगी, लोग इस ताकत को कम करने की कोशिश करेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपके जितने कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे वो, एंड उसके वेरियस फॉर्म्स, हमारे जो एक्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन्स हैं, चाहे वो जात की हों, धर्म की हों, लैंग्वेज की हों, एथनिसिटी की हों, उनको उभारने की कोशिश की जाएगी। या ये कहा जाएगा कि अडानी अंबानी देश के दुश्मन हैं, या कहा जाएगा कि ये बोर्जुआ पूंजीवाद है। ये सारी बातें होंगी, बट तरक्की तभी होगी जबकि आप इन सबको छोड़ के आप आगे बढ़ते रहोगे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।